हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये हैं 7 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का है, आप इनको कवर करते रहिए डेली बेसिस पे, जिससे कि एक भी करंट अफेयर ऐसा ना हो, एक भी न्यूज़ ऐसी ना हो जो आपसे छूट जाए, या ऐसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना आएगा करंट अफेयर से जो आपका छूट जाएगा। तो कैसे इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा, इससे आपका गारंटीड वे में सारे क्वेश्चन आप वहाँ पर अटेम्प्ट करके आएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर्स हैं, बेस्ट करंट अफेयर्स हैं, आप इनको जरूर कवर कीजिएगा। गैस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसका लिंक ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे अपडेट्स जो आते हैं वो यहीं पे आते हैं, इसलिए इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 7 जुलाई करंट अफेयर्स देखते हैं। गैस बताना चाहूँगा उससे पहले कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच और टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स विलिंग हैं, तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, तो वो 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और जो प्रिपरेशन बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। GS1 से न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले GS1 की न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले न्यूज़ जो है वो कबीर जी के ऊपर है। तो संत कबीर द एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोएट सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, हिस्ट्री का पार्ट है, GS1 के सिलेबस में आता है ये। तो हाल ही में हुआ क्या है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इनॉग्रेट किया है एक संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर स्वदेश दर्शन योजना एंड पे ट्रिब्यूट टू द भक्ति सेंट कबीर एट मगहर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में उनको ट्रिब्यूट दिया गया है, एक जगह जो मगहर है, जो उनकी बर्थ प्लेस माना जाता है, और वहाँ पर एक संत कबीर अकेडमी और एक रिसर्च सेंटर स्वदेशी दर्शन योजना का भी लॉन्च किया गया है। तो कबीर और भक्ति मूवमेंट को देख लेते हैं। तो भक्ति मूवमेंट जो भारत में शुरू हुआ, साउथ इंडिया में बेसिकली शुरू हुआ 7th सेंचुरी से, और धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में ये 14th और 15th सेंचुरीज में फैलने लगा। द मूवमेंट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉपुलर पोएट सेंट्स हु सैंग डिवोशनल सॉन्ग्स टू गॉड। अब देखिए, जो मूवमेंट था ये किससे कैरेक्टराइज था? पॉपुलर पोएट सेंट्स थे, यानी कुछ वो पोएट थे, कवि थे और वो साधु भी थे, हु सैंग डिवोशनल सॉन्ग्स, यानी कि भगवान की भक्ति में वो डिवोशनल सॉन्ग्स गाया करते थे इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो उस एरिया की लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसमें वो गाया करते थे। विद मैनी प्रीचिंग फॉर द एबॉलिशिंग द वर्ण सिस्टम। तो कई लोग जो हैं, जो उस टाइम पे वर्ण सिस्टम चला करता था हिंदू धर्म के अंदर, जो चतुर्वर्ण सिस्टम चलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो वो जो वर्ण सिस्टम था उसको वो ख़त्म करने की डिमांड कर रहे थे। एंड सम काइंड ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और कुछ हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बात करते थे। दे एम्फेसाइज्ड एन इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट विद गॉड। तो वो चाहते थे कि, या वो एम्फेसाइज करते थे, जोर देते थे इस चीज़ पे कि एक बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है भगवान का मनुष्य के साथ। वन स्कूल विद इन द भक्ति मूवमेंट वॉज द निर्गुणी ट्रेडिशन एंड संत कबीर वॉज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ इट। अब देखिए, भक्ति मूवमेंट के दौरान दो तरह के ग्रुप्स बने, एक ग्रुप बना निर्गुण और एक ग्रुप बना सद्गुण। तो निर्गुण ग्रुप वो ग्रुप था जो भगवान को, यानी गॉड को मूर्ति के रूप में स्वीकार नहीं करता था। उनका कहना ये था कि गॉड जो है एक फॉर्मलेस क्रिएचर है, यानी कि फॉर्मलेस है, यानी कि आप उसको जो है किसी मूर्ति में नहीं डाल सकते, उसकी जो प्रतिमा है आप उसकी कोई प्रतिमा नहीं बना सकते। तो ये निर्गुण भक्ति वाले जो थे उनका कहना ये था। और एक थे सद्गुण भक्ति के। सद्गुण भक्ति जो है वो तरीके से काम करते थे, पूरे जो रिचुअल्स हुआ करते थे उनको फॉलो किया करते थे, और वे जो है मूर्ति पूजा भी किया करते थे। तो संत कबीर जो थे वो निर्गुण ट्रेडिशन के थे, यानी कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। इन दिस ट्रेडिशन गॉड वाज अंडरस्टूड टू बी अ यूनिवर्सल एंड फॉर्मलेस बीइंग। तो उनको एक फॉर्मलेस बीइंग माना जाता है कि उनकी कोई फॉर्म नहीं है, यानी कोई आकार नहीं है, जिनको निराकार कहा जाता है कि जो भगवान है वो निराकार हैं। तो निराकार हैं, इसका मतलब आप उनको किसी आकार में नहीं डाल सकते, आप उनकी कोई मूर्ति नहीं बना सकते। कबीर जो थे वो लो कास्ट के थे, वीवर थे, जुलाहा जो कहा जाता है। रायदास वॉज अ लेदर वर्कर एंड दादू अ कॉटन कार्डर। तो their radical dissent against orthodoxy and rejection of caste made these poet saints extremely popular among the masses। अब देखिए, ये जो थे उन्होंने जो उस टाइम पे हिंदू ऑर्थोडॉक्सी चलती थी उसको ख़त्म कर दिया, कट्टरवाद को। उसके बाद जो पोएट सेंट्स थे ये लोगों में इसलिए पॉपुलर हुए उस टाइम के मासेस में, क्योंकि इन्होंने कास्ट को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होता, उसको रिजेक्ट करते हैं। तो इसके वजह से जो लोग कास्ट सिस्टम के वजह से ऑपरेस हो रहे थे, जिनके ऊपर दबाव पड़ रहा था, या जिनको समाज में नीची नज़र से देखा जाता था, तो उन लोगों ने कबीर के साथ देना उनका शुरू कर दिया। एंड देयर आइडियोलॉजी ऑफ इगैलिटेरियनिज्म स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। कबीर कंपोजिशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 लिटरेरी फॉर्म्स। तो देखिए, कबीर के जो कंपोजिशन है वो 3 अलग तरह से हैं। एक तो उनके दोहे आते हैं, कबीर के दोहे बहुत फेमस हैं जो कि 2 लाइनर्स होते हैं। फिर रमनाज आती हैं कि जो आप 4 लाइनर होता है,
और उसकी कंपोजिशन आती है वेरिंग लेंथ, और फिर पद आते हैं जो वर्सेस होते हैं, और शब्द आते हैं जो कि सिर्फ वर्ड्स हैं। कबीर के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो इनका जन्म बनारस में हुआ और ये 1398 से लेके 1448 तक भी जिए हैं। उनका कुछ का कहना ये है कि इनका जो इनकी जीविका है वो 1518 तक चली है। ही वॉज फ्रॉम अ कम्युनिटी ऑफ लोअर कास्ट। लोअर कास्ट से माने जाते हैं जुलाहा कास्ट से, जो देखा गया है कि हाल ही में इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था। कबीर्स बिलीफ वर डीपली रेडिकल, ये बहुत रेडिकल थे। एंड ही वॉज नोन फॉर द इंटेंस एंड आउटस्पोकन वॉइस विच ही यूज टू अटैक द डोमिनेंट रिलीजन्स। कबीर जो उस टाइम पे कहते थे तो बहुत ही रेडिकली वो कहते थे कि जो उस टाइम पे कोई रिलीजन अगर डोमिनेट कर रहा है उसके प्रति एंड एंट्रेंस्ड कास्ट सिस्टम्स ऑफ द टाइम, और जो उस टाइम की कास्ट सिस्टम्स थी भारत में मिडिल आप कह सकते हैं मिडिवल इंडिया के टाइम पे, जो उस टाइम पे कास्ट सिस्टम भारत में प्रिवलेंट था तो उसके अगेंस्ट बोला करते थे। ही कंपोज्ड हिज वर्सेस ओरली एंड इज़ जनरली एज्यूम टू बी इलिटरेट। तो उन्होंने जो अपने वर्सेस हैं, जो उन्होंने शब्द हैं जो उनके, वो ओरली उन्होंने कंपोज करे हैं और उनको इलिटरेट कंसिडर किया जाता था कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कबीर के लेगेसी देखें तो कबीर्स ओन हम्बल ओरिजिन एंड हिज रेडिकल मैसेज ऑफ इगैलिटेरियनिज्म फोस्टर्ड अ कम्युनिटी ऑफ हिज फॉलोअर्स कॉल्ड द कबीर पंथ। तो जिन्होंने कबीर को फॉलो किया वो कबीर पंथी कहने लगे, कहे जाने लगे। अ सेक्ट इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, मैनी ऑफ द मेंबर्स आर फ्रॉम द दलित कम्युनिटी। तो दलित कम्युनिटी से सबसे ज़्यादा लोग इनको बिलोंग करते हैं। हिस्टोरियंस एस्टिमेट दैट इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बिटवीन 1600 एंड 1650। तो यानी जो कबीर पंथ सेटअप हुआ भारत में वो 1600 से 1650 के आसपास हुआ, 2 सेंचुरी बाद उनकी डेथ के। तो उनकी डेथ के 2 सेंचुरीज बाद यानी कि 200 साल बाद करीब माना जाता है कि कबीर पंथ की स्थापना हुई। टुडे द सेक्ट एग्जिस्ट एज अ लार्ज एंड डिस्टिंक्ट कम्युनिटी विद वेरियस सेक्ट्स अंडर डिफरेंट स्पिरिचुअल लीडर्स। ऑल रिगार्ड कबीर एज देयर गुरु, सभी लोग कबीर को गुरु मानते हैं। एंड ट्रीट द बीजक एज देयर होली स्क्रिप्चर। और जो बीजक जो यानी कि इसमें जो कबीर के जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, कबीर के द्वारा जो कही हुई चीज़ें हैं वो जिसमें लिखी हुई हैं तो उसको बीजक कहा जाता है। द बीजक कंटेन्स वर्क्स एट्रीब्यूटेड टू कबीर। तो कबीर जी के द्वारा जो काम किए गए हैं उनके कामों को बीजक में लिखा गया है। एंड इज़ आर्ग्यूड बाई हिस्टोरियंस टू हैव बीन रिटन इन द 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी माना जाता है कि कबीर जी के द्वारा जो चीज़ें कही गई हैं वो बीजक में लिखी गई हैं। अमंग द 5 lakh इंडेंचर्ड लेबरर्स दैट वर टेकन टू ट्रिनिडाड, मॉरिशस, फिजी, गुआना बाय द ब्रिटिश इन द 19th-20th सेंचुरीज, मैनी वर एंड कंटिन्यू टू मेंबर्स ऑफ द कबीर पंथ। तो ये माना जाता है कि गिरमिट करके जो गिरमिटिया के थ्रू 5 लाख इंडेंचर्ड लेबरर्स को ले जाया गया था ट्रिनिडाड, मॉरिशस, फिजी, अलग अलग आइलैंड्स पे ब्रिटिशर्स के द्वारा। वे ज़्यादातर लोग कबीर पंथ को फॉलो करते थे। सेवरल ऑफ कबीर्स वर्सेज एंड सॉन्ग्स फॉर्म अ वाइटल पार्ट ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब का काफ़ी जो कबीर के जो वर्सेज हैं वो काफ़ी गुरु ग्रंथ साहिब के भी हिस्से हैं। कंपाइल्ड इन 1604, द टेक्स्ट इज़ द ओल्डेस्ट रिटन कलेक्शन ऑफ कबीर पंथ। तो माना जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो 1604 में कंपाइल किए गए थे तो उसमें जो कबीर के द्वारा बोली गई चीज़ें लिखी गई हैं, तो एक रिटर्न कलेक्शन जो है वो ओल्डेस्ट रिटर्न कलेक्शन है कबीर के वर्क का। नेक्स्ट GS2 की न्यूज़ अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले GS2 की न्यूज़ आ रही है कि इलायराजा, PT ऊषा, वीरेंद्र हेगड़े और V विजेंद्र प्रसाद को नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा मेंबर्स के रूप में। तो ये 12 मेंबर्स जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के अंदर, उनमें से 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। तो आइकॉनिक कंपोज़र हैं इलायराजा, PT ऊषा एथलीट रही हैं, फिलेंथ्रेपिस्ट हैं वीरेंद्र हेगड़े, और स्क्रीन राइटर डायरेक्टर हैं विजेंद्र प्रसाद। तो इनको राज्यसभा के मेंबर्स बनाए गए हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये चारों मेंबर जो साउथ इंडिया के 4 अलग अलग राज्य हैं उनसे बिलोंग करते हैं। तो ये लोग बिलोंग करते हैं एक तमिलनाडु से, एक केरला से, एक कर्नाटका से और एक आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट आता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए हाल ही में देखा जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन हैं। 10 अगस्त को नए वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, नए वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेंगे, क्योंकि जो हमारे पुराने वाइस प्रेसिडेंट हैं M वेंकैया नायडू, इनका टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन अभी न्यूज़ में हैं, तो इस वजह से वाइस प्रेसिडेंट जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो हो जाता है। न्यूज़ तो ये है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, लेकिन वो न्यूज़ हमारे लिए इतना कोई रेलेवेंस नहीं रखती। हमारे लिए रेलेवेंस रखता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक। तो समझते हैं डिटेल में वाइस प्रेसिडेंट को। तो सबसे पहले आर्टिकल 63 से स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल 63 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि देयर शैल बी आ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 में लिखा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, यानी कि राज्यसभा का। यानी कि जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। तो ये आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है।
फिर आर्टिकल 65 ये कहता है कि इन द इवेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज द वाइस प्रेसिडेंट शेल एक्ट एज प्रेसिडेंट अंटिल द डेट ऑन विच अ न्यू प्रेसिडेंट एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। आर्टिकल 65 फिर ये कहता है कि मान लेते हैं अगर कभी प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई वैकेंसी आ जाए इस प्रकार से कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया या प्रेसिडेंट को हटा दिया गया या कोई कुछ और भी किसी तरह से रीज़न हो कि प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में ना हो, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालेंगे और उस टाइम पे वो वही काम करेंगे जो एक प्रेसिडेंट करता है। द वाइस प्रेसिडेंट शेल ऑल्सो डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन द लेटर इज अनेबल टू डू सो ओइंग टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज। और वाइस प्रेसिडेंट का काम करते हैं उस समय पे जिस टाइम पे प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं या वो बीमार होते हैं या कोई और दूसरा कारण हो तो। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वाइस प्रेसिडेंट शेल हैव ऑल द पावर्स एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट के पास सारी वही पावर्स होती हैं जिस टाइम पे वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाल रहे होते हैं जो एक प्रेसिडेंट को मिलती है। भारत के सभी इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, सभी पावर्स मिलती हैं एंड एंटाइटल टू द इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेज, प्रिविलेजेस जो कि प्रेसिडेंट को मिला जाता है। ऑफिस जो है वाइस प्रेसिडेंट का भारत के वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है भारत में प्रेसिडेंट के बाद। प्रेसिडेंट जो है भारत में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उसके नीचे फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में इनकी सेकंड रैंक आती है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल 66 एक प्रोसेस बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो आर्टिकल 66 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट शेल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स। अब देखिए कौन कौन होंगे वो मेंबर्स उस इलेक्टोरल कॉलेज में जो वोट देंगे वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए यहाँ से। तो कौन कौन लोग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक तो वो मेंबर्स हैं ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा के मेंबर्स होंगे और राज्यसभा के मेंबर्स होंगे इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोटिंग होगी एंड द वोटिंग ऑफ एट सच इलेक्शन शेल बी बाय सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट से, ओपन बैलेट नहीं होगा, सीक्रेट बैलेट होगा। तो सीक्रेट बैलेट से सब अपना वोट देंगे। यहाँ पर कोई विप भी जारी नहीं कर सकती कोई पार्टी, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोटिंग होगी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं अगर वहाँ पर इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स खड़े हैं तो आप किसी एक का नाम नहीं लिख सकते, आपको दोनों का नाम लिखना ज़रूरी है। या मान लेते हैं कुछ इस तरह से माने कि अगर दो से ज़्यादा मान लेते हैं 4 या 5 कैंडिडेट खड़े हैं तो आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको चाहेंगे, सेकंड प्रेफरेंस किसको चाहेंगे, थर्ड प्रेफरेंस किसको चाहेंगे, तो आपको तीनों या चारों के नाम लिखने होंगे। तो अभी ये 16 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। तो ये जो 2022 के इलेक्शन है 16th इलेक्शन है और इसके अंदर 233 मेंबर हैं राज्यसभा के और 12 मेंबर्स इसमें नॉमिनेटेड हैं राज्यसभा में और 543 मेंबर्स हैं लोकसभा के। तो टोटल मिला के 788 यानी 788 मेंबर्स हैं। इन द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इलेक्टर हैज़ टू मार्क प्रेफरेंसेज अगेंस्ट द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स। तो आपको प्रेफरेंस देनी है। मान लेते हैं यहाँ पे अगर 4 नाम लिखे हुए हैं तो आपको इन चारों नामों पे प्रेफरेंस देनी होगी कि आप किसको फर्स्ट नंबर पे चाहते हैं, किसको सेकंड नंबर पे, किसको थर्ड पे और किसको फोर्थ पे। फर्स्ट नंबर लिखना ज़रूरी है, बात कि आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें ये ऑप्शनल है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे आप किसको प्रेसिडेंट चाहते हैं या वाइस प्रेसिडेंट चाहते हैं बनना वो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपका वोट वैलिड वोट माना जाएगा। द मार्किंग ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस इज कंपलसरी फॉर द बैलेट पेपर टू बी वैलिड, अदर प्रेफरेंसेज आर ऑप्शनल। तो बाकी प्रेफरेंसेज ऑप्शनल हैं लेकिन पहले नंबर वाले को भरना ज़रूरी है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द वाइस प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, ना तो लोकसभा के हो सकते, ना राज्यसभा के हो सकते, ना कभी वो एमएलए हो सकते, ना वो एमएलसी हो सकते। इन केस अगर ये कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो जिस दिन वो ऑफिस में एंटर कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट के उस दिन उसे, अगर वो एमपी एमएलए कुछ भी है तो उसे उस पद से इस्तीफा देना होगा। इफ़ अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ दीज हाउसेज इज इलेक्टेड टू द पोस्ट ही शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज वाइस प्रेसिडेंट। एलिजिबिलिटी और टर्म देख लेते हैं। तो आर्टिकल 66 का क्लॉज 3 कहता है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अनलेस। तो कौन कौन लोग वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं भारत में, तो एक तो वो सिटीजन होना चाहिए भारत का, तभी वो बन सकता है, 35 ईयर्स की एज उसकी पूरी हो चुकी हो और वो राज्यसभा का मेंबर बनने लायक हो। प्रेसिडेंट के लिए जिस तरह से
प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको लोकसभा का मेंबर बनना ज़रूरी है। उसी प्रकार से कि लोकसभा का मेंबर बनना ज़रूरी है, मतलब है कि लोकसभा का मेंबर बनने लायक हों आप, यानी कि आप वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हों जिससे कि आप एक लोकसभा का मेंबर बन सकते हों। उसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके पास सारी ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे कि आप राज्यसभा के मेंबर बन पाएँ। आर्टिकल 66 का क्लॉज 4 कहता है कि अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द सेड गवर्नमेंट्स। आर्टिकल 67 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो आर्टिकल 67 के अकॉर्डिंग 5 साल के लिए है वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर। वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट विथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में भी एक इंटररेग्नम वाली बात कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वाइस प्रेसिडेंट तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट चुन के नहीं आ जाता, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की सीट कभी भी खाली नहीं रह सकती, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की सीट का खाली का मतलब ये है कि राज्यसभा का भी चेयरमैन नहीं होगा कोई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जिस तरह से प्रेसिडेंट की पोस्ट में, गवर्नर की पोस्ट में इंटररेग्नम है, इंटररेग्नम नहीं हो सकता, उसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में भी है। वाइस प्रेसिडेंट मे लीव ऑफिस बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म बाय रिजाइनिंग। अब सिंपल सी बात है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस छोड़ना है तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को लिख के, और ही मे बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अगर उनको हटाना है तो एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा एक रेजोल्यूशन भी पास हो सकता है, और जब वहाँ से वो काउंसिल ऑफ स्टेट से यानी कि राज्यसभा से पास हो जाएगा तो लोकसभा अगर उसको मान लेता है तो वाइस प्रेसिडेंट को उसकी सीट से हटाया भी जा सकता है। आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 71 जो है, मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के साथ या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के साथ इलेक्शन में अगर कुछ गड़बड़ होती है या कोई भी उसके ऊपर केसेस बनते हैं, तो आर्टिकल 61 में लिखा गया है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन चीज़ों से डील करता है। उसका कहना ये है कि जितने भी डाउट्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सॉल्व किए जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। शुड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वॉइड। अब मान लेते हैं कि किसी पर्सन को प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया, लेकिन बाद में उन पर केस हुआ और वो पर्सन अगर केस हार गए, उन्होंने कहा कि ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ था ये गलत हुआ था, तो उस दौरान जितने दौरान वो पर्सन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहा और उन्होंने उस दौरान जो भी काम किए होंगे उनको नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको एग्जामिनर फंसाएगा। तो जिस पर्सन ने प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहते हुए जो भी काम करा है वो काम वैलिड है, वो काम चलता रहेगा। तो एक्ट्स डन बाय हिम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड बाय रीज़न ऑफ दैट डिक्लेरेशन। तो वो इनवैलिडेट नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आती है GS3 से न्यूज़ अपन देखें सबसे पहले। तो यानी कि आपने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पूरा टॉपिक था वो इस समय समझ में आ जाता है हमें कि वाइस प्रेसिडेंट के जितने भी आर्टिकल्स थे आपको समझ में आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को 1 या 2 बार रिपीट करके जरूर देख लेना, जिससे कि आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। तो नेक्स्ट आता है सिरेमिक इम्प्लांट्स कैन रीजनरेट ब्रोकन बोन्स। तो अभी लेटेस्ट में एक जापान के अंदर एक रिसर्च की जा रही है। अभी तक क्या होता था कि मान लेते हैं अगर किसी पर्सन की हड्डी टूट गई है, तो अगर वो बिल्कुल टूट गई है तो वहाँ पर कहते थे कि रॉड डाली जाती है, कि नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है कि उसके पैर में या उसके हाथ में रॉड डली है क्योंकि उसका हाथ टूट गया था या पैर टूट गया था। तो वो जो रॉड होती है वो मेटल की होती है, और वो मेटल बाद में टॉक्सिक हो जाता है, यानी कि जहरीला हो जाता है कुछ समय के साथ साथ, जिससे कि उस पर्सन के अंदर और बीमारियाँ होने लगती हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि जिससे कि हम इस चीज़ से बच सकें और जो वो टॉक्सिक मेटल था वो ना डालकर कुछ सिरेमिक के इम्प्लांट्स डाल सकें, जिससे कि वो जो टूटी हुई हड्डियां हैं उनको भी जोड़ पाए। तो कैल्शियम फोस्फेट के जो सिरेमिक्स हैं आर इन प्रिंसिपल एक आइडियल ऑल्टरनेटिव हैं टू कन्वेंशनल मेटल्स बिकॉज बोन कैन इवेंचुअली रिप्लेस द सिरेमिक एंड रीग्रो। तो ये कहा जा रहा है कि बोन्स जो हैं वो उस कैल्शियम फोस्फेट के सिरेमिक को हटा सकती हैं और वापस से रीग्रो कर सकती हैं। लेकिन अगर एक बार आपने मेटल की रॉड डाल दी तो मेटल की रॉड जो है वो बोन्स का जो डेवलपमेंट है उसको रोक देती है। कैल्शियम फोस्फेट सिरेमिक्स आर सब्सटीट्यूट्स फॉर द बोन मिनरल हाइड्रोक्सी एप्टाइट। अब देखिए जो हाइड्रोक्सी एप्टाइट है ये बोन का मिनरल है, यानी कि बोन इसी से बनती है। तो अब ये जो है उसका सब्सटीट्यूट है कैल्शियम फोस्फेट सिरेमिक्स। नेक्स्ट आता है
कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स आर नाउ कंपेरेबल टू 4 मिलियन ईयर्स अगो। अभी लेटेस्ट स्टडी हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल्स इस टाइम धरती पे हमने कर दिए हैं वो 4 मिलियन साल पहले यानी कि 40 लाख साल पहले जो हुआ करते थे टेम्परेचर, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल हुआ करता था लगभग उसी के कंपेरेबल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर्ड एट द मोना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी हवाई रन बाय द नोवा पीक्ड फॉर 2022 एट 421 पार्ट्स पर मिलियन। तो जो हवाई आइलैंड्स है जो कि एक अपने आप में एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो 50 स्टेट्स में से एक स्टेट है तो हवाई आइलैंड्स, तो वहाँ पर जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो नोवा कंपनी है यूएस की, उसका कहना ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वहाँ पर 421 पार्ट्स पर मिलियन हो गया है मई में। दिस हैज़ पुश्ड द एटमॉस्फेयर फर्दर इनटू टेरिटरी नॉट सीन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो यानी कि धरती के एटमॉस्फेयर में ऐसा मिलियंस ऑफ ईयर्स में नहीं हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 421 पार्ट्स पर मिलियन हो गया हो। तो आप देख सकते हैं कि 1960 में ये 320 से भी कम हुआ करता था और ये बढ़ते बढ़ते 1960 से लेकर 2020 तक यानी पिछले 60 सालों में देखा जाए तो ये बढ़ते बढ़ते 420 तक पहुंच गया है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी, जो कि हवाई आइलैंड्स में मिलेगी यूएसए में। प्रायर टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स वर कंसिस्टेंटली अराउंड 280 ppm फॉर ऑलमोस्ट 6000 ईयर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो जो इंसान की सिविलाइजेशन रही है, ह्यूमन सिविलाइजेशन रही है 6000 साल तक की, उसमें देखा जाए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले यानी कि 1850 1860 से पहले की बात है या 1750-1760 से पहले की बात है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 280 पार्ट्स पर मिलियन हुआ करता था नॉर्मल, जो कि एक मेंटेनेबल था, नेचर ने खुद बना रखा था। सिंस देन ह्यूमंस हैव जनरेटेड एन एस्टिमेटेड 1.5 ट्रिलियन टन्स ऑफ CO2 पोल्यूशन मच ऑफ विच विल कंटिन्यू टू वार्म द एटमॉस्फेयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। लेकिन उसके बाद से जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंसानों ने 1.5 ट्रिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन प्रोड्यूस कर दिया, जिसके जो आगे आने वाले हज़ारों सालों तक धरती को गर्म करता रहेगा, जो कि अपना में एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कंपेयर टू द 280 ppm बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करेंटली 420 ppm इज़ 50% हायर देन दोज लेवल्स। तो पहले 280 हुआ करता था और अब 420 हो गया है, तो कम से कम 50% से बढ़ गया है CO2 का लेवल। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जब इतनी CO2 एटमॉस्फेयर में जाएगी तो उसका कितना डिवास्टेटिंग इफेक्ट एटमॉस्फेयर पे पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कार्बन बॉम्ब्स दैट एनवायरमेंटलिस्ट्स वांट टू डिफ्यूज। अब देखिए नया टॉपिक है, नया एक टर्म डिनोट किया गया है कार्बन बॉम्ब्स का। तो जो ऐसी कंपनीज़ हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्रक्स में बता देता हूँ, फिर हम इसको पढ़ के डिटेल में समझ लेंगे कि जिस चीज़ की ये है कि जो ऐसी कंपनीज़ हैं बड़े देशों के अंदर या जो बड़ी कंपनीज़ हैं जहाँ पे कार्बन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, मान लेते जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे बहुत सारा कोयला जलेगा और बिजली बनेगी, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होगा जिन इंडस्ट्रीज से, उन इंडस्ट्रीज़ को कार्बन बॉम्ब कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ से मतलब कि बॉम्ब है, ये कार्बन जैसी ये फैक्ट्री चलेगी, ये इंडस्ट्री चलेगी, तो वहाँ से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, कार्बन निकलेगा, तो इसलिए उसको कार्बन बॉम्ब कहा जा रहा है। तो अ ग्रुप ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट, लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट हैव कम टुगेदर टू आइडेंटिफाई एंड डिफ्यूज़ कार्बन बॉम्ब्स। अब तो कार्बन बॉम्ब्स क्या हैं? कोल, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स दैट हैव पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कोयले पे चलते हों, ऑयल पे चलते हों या गैस पे चलते हों, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। द यूसेज ऑफ द टर्म कार्बन बॉम्ब्स पिक्ड अप आफ्टर एन इन्वेस्टिगेटेड प्रोजेक्ट ऑफ द गार्डियन फ्रॉम मई दिस ईयर। तो इस साल जो मई में एक गार्डियन जो एक न्यूज़पेपर है उसने एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट किया, उसके बाद कार्बन बॉम्ब जो टर्म है वो निकल के आया। द प्रोजेक्ट रिपोर्टेड द प्लान्स ऑफ कंट्रीज़ एंड प्राइवेट कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एंगेज इन 195 कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट्स। तो 195 जो कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट्स हैं पूरी दुनिया में देखा गए हैं, कुछ कंट्रीज़ को मैप किया गया है जिसमें देखा गया है उसमें इंडिया के भी प्रोजेक्ट्स हैं जो इन कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट्स के अंडर आते हैं। Each such project it is believed will release huge amounts of CO2 emissions into the atmosphere। तो माना जाता है कि हर प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 छोड़ेगा। तो कार्बन बॉम्ब्स क्या हैं? डिफाइनिंग द टर्म इन इट्स रिपोर्ट द गार्डियन सेड दैट इट इज़ एन ऑयल और गैस प्रोजेक्ट दैट विल रिजल्ट इन एटलीस्ट 1 बिलियन टन्स ऑफ CO2 ओवर इट्स लाइफ टाइम। अपनी लाइफ टाइम में वो जो प्रोजेक्ट होगा वो बहुत बिलियन टन्स आप कह सकते हैं CO2 एमिशन करेगा। इन टोटल अराउंड 195 सच प्रोडक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड वर्ल्ड ओवर। वो यूएस में भी हैं, रशिया में हैं, वेस्ट एशिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया में है और इंडिया में है। द एग्रीमेंट वॉज टू कंटेन द ग्लोबल राइज। अब देखिए जो पेरिस एग्रीमेंट था 2015 का, ये क्या एग्रीमेंट था? ये एग्रीमेंट था कि हमको ग्लोबल राइज जो है एवरेज टेम्परेचर में उसको 2 डिग्री सेल्सियस से
तक रोक के रखना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की कोशिश करनी है कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लेके सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस ही बढ़े टेम्परेचर, इससे ज़्यादा ना बढ़े। When the widespread use of coal for industry in the beginning in the mid-19th century led to a rapid rise in average global temperatures. द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रोड मैप रखा है जिससे कि ग्लोबल कार्बन को कम किया जा सकता है सो एज टू क्लोज टू जीरो एज पॉसिबल बाय 2050। कहा जा रहा है कि 2050 तक हमें नेट ज़ीरो एमिशंस करने हैं। अब देखिए ज़ीरो एमिशंस में और नेट ज़ीरो एमिशंस में डिफरेंस है। ज़ीरो एमिशन का मतलब ये है कि आपके यहाँ से कुछ एमिशन हो ही नहीं रहा, यानी कि आप कोयला पेट्रोल कुछ नहीं जला रहे हो, ज़ीरो एमिशन है बिल्कुल। लेकिन कोई भी कंट्री इस टाइम पे बिना कोयला जलाए बिना पेट्रोल जलाए नहीं रह सकता, तो वहाँ पर ज़ीरो एमिशन की बात नहीं की जा रही, वहाँ पर नेट ज़ीरो एमिशन की बात की जा रही है। तो अब ये नेट ज़ीरो एमिशन क्या है? नेट ज़ीरो एमिशन वो एमिशन होते हैं कि मान लेते हैं कि मैंने कोयला जलाया, मैंने पेट्रोल जलाया, उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने देश में ऐसे काम करूं कि जितना वहाँ से कोयले उत्सर्जन हुआ, यानी कि जितना वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हुए, उसको एब्जॉर्ब करने का अगर मैं तरीका निकाल दूँ कि मैंने पेड़ लगा दिए उतने, जिससे कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला उतना एब्जॉर्ब हो गया, तो आपने नेट ज़ीरो एमिशन करा, यानी कि जितना आपने रिलीज़ किया उतना आपने वापस से एब्जॉर्ब कर लिया। तो यानी कि आपके जो एमिशन हुआ वो क्या हुआ? कुल मिला के नेट ज़ीरो हुआ। तो नेट जीरो एमिशंस मीन्स दैट ऑल कार्बन एमिशंस इनटू द एटमॉस्फेयर मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड बाय मेथड्स। अब है ना, आपने तो पहले तो आपने उत्सर्जन करा, बाद में उसको एब्जॉर्ब करवा दिया, जैसे कि आपने फॉरेस्ट के ऊपर बढ़ा दिया या मैन मेड एमिशंस को डिक्रीज कर दिया, कुछ भी आप तरीका अपना सकते हैं यहाँ पे। तो डिफ्यूज़ करने का क्या तरीका है कार्बन बॉम्ब्स को? तो एक नेटवर्क बनाया जा रहा है इसके लिए। द नेटवर्क वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल इज कॉल्ड, अब देखिए नेटवर्क का नाम एग्जाम में आ सकता है, लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव। तो लिंगो एक प्लान है, इसका कहना ये है कि आप फॉसिल फ्यूल्स को निकालो ही मत ज़मीन से। तो सिंपल सी बात की तो सबको पता था, लेकिन इससे काम थोड़ी चलेगा, बिना फॉसिल फ्यूल निकाले कैसे दुनिया चल पाएगी। तो इट्स मिशन इज़ टू लीव फॉसिल फ्यूल्स इन द ग्राउंड एंड लीव इट टू लिव विदाउट देम। तो उनका कहना ये है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं आप उनको धरती में रहने दो और उसके बिना रहना सीखो, लेकिन ये अपने आप में बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी ईजियर सेड देन डन। तो इट बिलीव्स द रूट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड दी 100% यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज़ द सोल्यूशन। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस ये सजेशंस देती हैं कि इस तरह से सजेशन देती हैं कि आप फॉसिल फ्यूल को ना निकालें और उसके बिना जीना सीखें, तो आप ये बताइए कि जो आप ये सब चीज़ें कह पा रहे हैं, इतनी रिसर्च कर पा रहे हैं, तो उन रिसर्चेस को करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए जो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या सब कुछ चाहिए, वो अगर आप सारा का सारा जो भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं अगर आप उससे कर पाएंगे तो आप एक सोल्यूशन बता सकते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूँगा कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए अगर मुझे सोलर पैनल्स भी बनाने हैं, तो सोलर पैनल बनाने के लिए मुझे फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए थर्मल पावर प्लांट चाहिए। तो ऑटोमेटिकली अगर आप सोलर पैनल भी बना रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं, तो जो आपको सोलर एनर्जी उससे कैप्चर करनी है उसके लिए आपने कोयले को ही जलाया। यानी कि वो एक इंडिस्पेंसेबल चीज़ है कि हम कोयला पे से या तेल पे से अपनी डिपेंडेंसी बहुत ही मुश्किल है कि हम उसको ख़त्म कर पाएँ। तो कार्बन बॉम्ब के जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया से वो इंक्लूड करते हैं क्या क्या? एक आता है कारमाइकल कोल प्रोजेक्ट जो कि अडानी ग्रुप के पास है, फिर आता है गेवरा कोल माइंस जो छत्तीसगढ़ में है जो कोल इंडिया के पास है, और एक राजमहल कोल माइंस ईस्टर्न झारखंड में जो ईस्टर्न कोल फील्ड्स के पास है। नेक्स्ट एक टर्म आता है ग्रीन जॉब्स। तो अब ये ग्रीन जॉब्स एक टर्म है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया गया उसकी स्पीच में ये वर्ड यूज़ किया कि भारत में ग्रीन जॉब्स डिस्कवर की गई हैं, इन्वेंट की गई हैं हाल ही में। तो ये ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं ज़रा इनके बारे में समझ लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंक्लूडेड इट इन हिज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्पीच। ग्रीन जॉब्स रेफर टू अ क्लास ऑफ जॉब्स दैट डायरेक्टली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट। तो ग्रीन जॉब्स वो जॉब्स हैं जिनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है प्लैनेट पे एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इन्वायरमेंटल वेलफेयर, और वो एक ओवरऑल इन्वायरमेंटल वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करती हैं। जॉब्स इन्वॉल्विंग रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ensuring energy efficient means are categorized under the same. In all they are aimed at reducing the negative environmental impact. तो टोटल एम उनका ये है कि जो नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको कम से कम किया जाए ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स एंड फर्दरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ लो कार्बन इकोनॉमी। द आइडिया बिहाइंड अ लो कार्बन इकोनॉमी और डी कार्बनाइजेशन इज़ फेयरली सिंपल। अब देखिए आइडिया क्या है जो लो कार्बन इकोनॉमी का है या डी कार्बनाइजेशन का, वो ये है कि इट इज़ अबाउट मेंटेनिंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी
वन दैट डज नॉट लीड टू वास्ट एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कि हमें ऐसी इकोनॉमी बनानी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एमिशंस जो हैं ग्रीन हाउस गैसेज के, यानी कि स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड के, वो ना हो। तो भारत और ग्रीन जॉब्स के अगर हम बारे में बात करें तो स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स को लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर 2015 को। अलाइन टू द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, इट वाज सेट अप टू बी अ नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट और इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको बनाया गया। प्रोमोटेड बाय द MNRE, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसने इसको प्रमोट किया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने इसको प्रमोट किया, और द काउंसिल एम्स टू हेल्प मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडियाज ग्रीन बिजनेस सेक्टर टू इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री लेड कोलैबोरेटिव स्किल्स, पुश द कंट्री ऑन द प्लान ऑन द पार्ट टू ट्रूली रियलाइजिंग द रियल पोटेंशियल एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन जॉब्स। तो UNEP की 2019 की जो एमिशंस गैप रिपोर्ट आई उसने भी ये इंडिकेट किया कि हम जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कर रहे हैं उसको हमें 7.6% पर एनम के हिसाब से कम करना पड़ेगा 2020 से 2030 के बीच में, जिससे कि हमने जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो प्रॉमिसेस किए हैं उसको फुलफिल कर पाएँ। फेलिंग टू मीट द सेम वुड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन अ फेलियर टू इफेक्टिवली कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम उसको फेल हो जाएंगे करने में, रिजल्ट को लाने में, तो हम ग्लोबल वार्मिंग को भी कॉम्बैट नहीं कर पाएंगे। ग्लोबली भी देखा जाए तो देयर हैव बीन मल्टीपल इनिशिएटिव्स टू फर्दर द ग्रीन जॉब सेक्टर। तो इंटरनेशनली क्या काम हुए देखते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ने, UNEP ने, इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्टिवली ग्रीन जॉब्स इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2008 में, एम्ड एट बेटरिंग प्लेसमेंट्स, ट्रेनिंग एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स इन टू वर्क इन द ग्रीन जॉब्स। तो ILO की बात करें तो ILO के हिसाब से इंडिया मूविंग टू अ ग्रीन इकोनॉमी बाय द नेक्स्ट 3 डेकेड वुड अलोन क्रिएट 3 मिलियन जॉब्स। तो उनका कहना ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारत में से ही 30 लाख नई जॉब्स बनेंगी। द रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएटेड अबाउट 47,000 न्यू जॉब्स इन 2017, अकाउंटिंग फॉर अ 12% इंक्रीज इन जस्ट द स्पैन ऑफ अ ईयर। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है 2017 में उसने 47,000 नई जॉब्स बनाई थी, जो कि अपने आप में एक 12% इंक्रीज़ है, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट आता है वे फॉरवर्ड। अगर हम देखें तो अब देखिए, अगर आपके पास आंसर लिखने के लिए आता है तो आप उसमें वे फॉरवर्ड करके कैसे लिखेंगे। फॉर इंडिया ग्रीन जॉब्स कैन प्रूव इमेंसली यूजफुल टू द कंट्री। देखिए अच्छी अच्छी बातें लिखनी है इसमें कि भारत के लिए ग्रीन जॉब्स जो हैं एक इमेंसली यूजफुल होंगी देश के लिए, विद सेक्टर्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, अर्बन फार्मिंग जो है उसके अंदर अच्छा पोटेंशियल है, और एक ट्रेंड वर्कफोर्स भी चाहिए उसके लिए। इंटीग्रेटेड सिस्टमेटिक अप्रोच, एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं इज क्रूशियल टू इंश्योरिंग दिस। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, सिस्टमेटिक चाहिए। कि एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि एक इंटीग्रेटेड और सिस्टमेटिक अप्रोच की वजह से ही हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं या इसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट पे। देखिए कॉर्वेट एक शिप है जो इंडियन नेवी के पास होता है, जिससे कि वो आगे अपनी आने वाली जो डिफेंस की प्रिपेयरनेस है उसको करती है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको चेयर करते हैं डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गिव द नोड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट फॉर द इंडियन नेवी एट एन अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ₹36,000 करोड़। तो 36,000 करोड़ रुपए से अप्रॉक्सीमेट कोस्ट के जो कॉर्वेट हैं, यानी कि जो शिप्स हैं, उनको प्रोक्योर करने की बात की जा रही है। तो अब आप देखें कि कॉर्वेट क्या है। तो कॉर्वेट एक स्मॉलेस्ट क्लास है नेवल शिप्स का, एंड इट फॉल्स बिलो द वॉरशिप क्लास ऑफ फ्रिगेट। तो फ्रिगेट से छोटे होते हैं कॉर्वेट। दीज आर हाईली एजाइल शिप्स, बहुत ही एजाइल शिप्स हैं, यानी कि बहुत ईजिली आप मैनूवर कर सकते हैं, इनको घुमा सकते हैं, बहुत ही ईजिली आप पानी उतार के ले जा सकते हैं। एंड आर कैटेगराइज एज मिसाइल बोट्स भी कहा जाता है इनको, एंटी सबमरीन शिप्स भी कहते हैं, कोस्टल पेट्रोल क्राफ्ट्स कहते हैं, या फास्ट अटैक नेवल वेसल्स कहते हैं। तो इंडियन नेवी एट प्रेजेंट हैज़ द कमोर्टा क्लास कॉर्वेट्स। तो अभी जो भारत के इंडियन नेवी के पास जो हैं, भारतीय नेवी के पास, वो कमोर्टा क्लास कॉर्वेट्स हैं, जिनको प्रोजेक्ट 28 भी कहा जाता है, जो प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाए गए थे। ये एंटी सबमरीन रोल प्ले करते हैं, और इनको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स, जो कोलकाता की कंपनी है, उसने इसको इस्टेब्लिश किया था, इनको बनाया था। 4 कमोर्ता क्लास कॉर्वेट जो हैं इंडियन नेवी के पास, वो इस टाइम पे INS कमोर्ता हैं, INS कदमात है, INS किल्तान है, और INS कावराती है। तो INS कावराती जो है ये 2020 में कमीशन किया गया, और जो पहले 3 थे वो 2014 में कमीशन किए गए थे। नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट विल बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर वेरियस रोल्स। अब देखिए जो आगे आने वाले कॉर्वेट्स होंगे 2022 के बाद से, उनको कई सारे रोल्स के लिए किया जाएगा, जैसे कि सर्विलांस मिशन करना हो, कहीं पे भेजने है आपको शिप, एस्कॉर्ट ऑपरेशंस करनी हो, डिटेरेंस है, किसी को डराना है, सरफेस एक्शन करना है, सर्च एंड अटैक करना है, तो इन सभी चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इन सर्विस कमोर्ता क्लास कॉर्वेट हैं ऑल्सो हैव अ हाई डिग्री ऑफ इंडिजिनस इक्विपमेंट। जो इस टाइम पे जो कमोर्ता क्लास के जो कॉर्वेट शिप्स बने हुए हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो लगी हुई हैं वो इंडिजिनस हैं, यानी कि भारत में खुद बनी हैं।
जैसे कि उसके अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया शिकारी सेंसर है, और एंड प्रोसेसिंग सिस्टम एंड बॉम्बर एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स आल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय BEL नेम्ड अजंता, तो एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी है। दीज वेसल्स आल्सो हैव द संकेत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम एंड कवच डिकॉय लॉन्चर्स, तो कवच एक लॉन्चर हैं या संकेत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनके अंदर लगाई गई हैं जो भारत के अंदर ही बनाई गई थी। तो आई थिंक दैट्स ऑल। तो ये थे 7 जुलाई करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई थिंक आपने पेशेंसली इनको सुना होगा, अंत तक जरूर वीडियो देखा करिए जिससे कि आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएं। बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।